अगर आपसे पूछा जाए कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो आपका जवाब होगा रशिया के यूरी गैगारिन। आपसे पूछा जाए कि पहला एरोप्लेन किसने बनाया तो आपका जवाब होगा यूएस के राइट ब्रदर्स 1903 में। अगर फिर आपसे पूछा जाए कि पहला न्यूक्लियर बॉम्ब किसने बनाया तो आपका जवाब होगा ओपेनहाइमर, अमेरिका में 1942 में। अगर फिर आपसे पूछा जाए कि पहली सर्जरी कब हुई थी तो आपका जवाब होगा 1846 बॉस्टन यूएसए। लेकिन यही सवाल अगर पूर्व खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी से पूछा जाए तो उनका जवाब होगा प्रथम अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी। अगर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से यह सवाल पूछा जाए कि पहली बार एरोप्लेन किसने बनाया तो वो कहेंगे कि भगवान विश्वकर्मा, पुष्पक विमान। अब ये सारी बातें अभी क्यों उठने लगी अचानक से? क्योंकि शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले अंतरिक्ष में दूसरे भारतीय बन गए हैं राकेश शर्मा के बाद से, जो 1984 में गए थे। और उसके बाद से ये विकट ज्ञान हमारे मंत्रियों ने और नेताओं ने देना शुरू कर दिया है। अब हमारे संविधान में लिखा गया है कि वैज्ञानिक बुद्धि का विकास हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होगी, मौलिक कर्तव्य होगा। तो क्या ये मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन है? क्या ये इस बात की जानकारी कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, हमारी आध्यात्मिक आस्था क्या है, हमारी मान्यता क्या है, इसको मानना क्या पिछड़ा होना है? क्या वैज्ञानिक बुद्धि और आध्यात्मिक मान्यता को एक में मिलाया जा सकता है? इसी बात की चर्चा करेंगे हम सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, स्पष्ट रूप से ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति धर्म से जुड़ा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने धर्म के नियमों का अगर पालन करे तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए होता है। लेकिन मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये होती है धार्मिक कट्टरता। तो सवाल ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, तो प्रेमानंद महाराज के समर्थन में हिंदू मुस्लिम सब एक जैसा व्यवहार करते हैं। वहीं पे कुछ और लोग हैं जो थोड़ा एग्रेसिव हैं, रेडिकल हैं, कुछ ज्यादा ही धार्मिक और राजनीतिक मान्यताओं को मिला देते हैं, तो उनका विरोध होने लगता है। तो सवाल यह है कि क्या हम पौराणिक मान्यताओं को, धार्मिक मान्यताओं को विज्ञान के साथ हौच पौच कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप धर्म इसलिए मानते हैं क्योंकि आपका जीवन बेहतर हो, बुराइयों को दूर कर सकें, इसलिए नहीं कि उसको विज्ञान मानने लगे। इस सवाल का जवाब अगर अनुराग ठाकुर जी इस तरीके से देते कि हमारी धार्मिक आध्यात्मिक मान्यता ये है और विज्ञान ये कहता है और हमने पहले ही सोच लिया था, तो बड़ा तार्किक लगता। अगर शिवराज सिंह चौहान जी ये कहते कि हमारी आध्यात्मिक मान्यता ये है, हमारे महाग्रंथ रामायण में ये लिखा है, लेकिन विज्ञान ये कहता है, तो कितना तार्किक लगता है ये बात। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आप वैज्ञानिक बातों को पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं और आस्था के साथ हौच पौच कर रहे हैं, जिससे मूल सवाल से लोग भटक जाएं। अब तो पूरा ट्विटर पे और पूरी ऑनलाइन में शेयर हो रहा था कि अनुराग ठाकुर जी के खुद के बच्चे विदेश पढ़ते हैं और वो स्कूली बच्चों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ये कह रहे हैं कि आप कहिए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी थे। अब ये मान्यता आई कहां से? अगर उन्हीं से पूछ लिया जाए तो उनको नहीं पता होगा। इस बात का उल्लेख, हनुमान जी की शक्तियों का उल्लेख और उनके माता पिता का उल्लेख जो किया गया है वो तो वाल्मीकि रामायण में ही किया गया है कि किस तरीके से केसरी नंदन बताया गया है उनको, वानर राज केसरी के पुत्र, और अंजना उनकी मां का नाम है, और वायुदेव की तपस्या करके उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनको पवन सुत वायुपुत्र भी कहा जाता है। तो उनकी शक्तियों का वर्णन है। लेकिन तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उन्होंने उस सूर्य को मीठा फल जान के खा लिया, और इसीलिए जब इस बात की सूचना लगी तो इंद्र आए और उन्होंने उनके चेहरे पे प्रहार किया, जो चिन्ह बोलते हैं, हनु बोलते हैं, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा, दाग पड़ गया।
तो इस घटना का उल्लेख तुलसीदास जी करते हैं और वो हम एक श्लोक भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में कि जुग सहस्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका मतलब ही यही है कि उन्होंने उसको मीठा फल जान के खा लिया। तो ये जो हमारे यहां रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है विभिन्न धर्म ग्रंथों में, वो इसीलिए किया गया है कि इंसान के अंदर क्षमताएं बहुत होती हैं, अगर वो क्षमताओं को समझ जाए तो भगवान का स्तर पा सकता है, भगवान उसमें निवास करने लगेंगे। और दूसरी बात कि भगवान, अगर श्री राम ने कष्ट सहा, हनुमान जी ने कष्ट सहा, तो हम इंसानों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो वो जीवन को बेहतर बनाने की कला सिखाता है धर्म, न कि वो अंधभक्ति सिखाता है, वो तार्किक होना सिखाता है धर्म। हमारे वेद देखिए, खुद जो है हमारे दयानंद सरस्वती कहते थे वेदों की ओर लौटो, और वो तो कहते थे कि वेद वैज्ञानिक है, उसको अवैज्ञानिक उसकी व्याख्याओं ने बना दिया है। और पहले व्यक्ति थे जो खुल के चर्चा करते थे शास्त्रार्थ धर्म की बुराइयों के ऊपर। वो खुद कहते थे जाति प्रथा और ये जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है ये गलत है। तो धर्म आपको खोलता है। अब यहां पे धर्म का प्रयोग सवालों के जवाब न देने पड़े इसलिए किया जाता है कि आप तुष्ट हो जाएं, खुश हो जाएं अपने में कि सब कुछ तो हमारे यहां उपलब्ध था। परमाणु बम ब्रह्मास्त्र था और सुश्रुत ने गणेश जी की शल्य चिकित्सा पहली बार की, और पुष्पक विमान था ही, तो इसलिए अब हमें कोई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। ये सब बातें करके कहीं ना कहीं हम एक तरीके से समाज की वैज्ञानिक बुद्धि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी हद तक ठीक नहीं है। लेकिन जानना चाहिए, जरूर जानना चाहिए कि ये धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं क्या हैं। भगवान की पूजा करना बिल्कुल बुरा नहीं है, और मैं खुद हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करता हूं। लेकिन पाठ करना जिससे आपके जीवन में मजबूती आए, आप धार्मिक बनेंगे तो समाज, परिवार, देश सबके लिए एक संतुलित व्यक्तित्व रहेगा। कट्टर धार्मिकता आपको लड़ाने के लिए प्रेरित करती है। तो सवाल यह है कि ये जानना कि ये सब कहां से उल्लिखित हुआ। जैसे वो कह रहे हैं पुष्पक विमान, पुष्पक विमान का उल्लेख खुद वाल्मीकि रामायण में किया गया है। पुष्पक विमान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो वायु और अग्नि से ऊर्जा प्राप्त करता है, मन के वेग से चल सकता है, उसके अंदर विकास की भी संभावना है, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। उसको अंगीरा ऋषि ने उसका पूरा तैयार किया था कि कैसे बनेगा विचार, और भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था रावण के बड़े भाई कुबेर के लिए, जो धन के देवता माने जाते हैं, और कुबेर से रावण ने छीन लिया था। और उसी पुष्पक विमान पे भगवान श्री राम अपने बंधु बांधवों के साथ रावण को हराने के बाद अयोध्या वापस लौटते हैं। उसमें इतनी क्षमता थी कि पूरी सेना आ जाए। तो ये जो उद्धरण है ये यही बताते हैं कि अब इसको कहने का तरीका दूसरा हो सकता था, लेकिन ये कहना कि आधुनिक विज्ञान पूरा बेकार है और हमने अतीत में ही सारे काम कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बरगलाने की कोशिश है। अब मैं इसको एक तुलना से बताता हूं। हम जो है भारत में शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को ही देख लें तो उसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता है। हेल्थ के ढांचे के ऊपर देख लें तो कोई काम नहीं करना चाहता है। परिवहन व्यवस्था खराब है, रेलवे व्यवस्था खराब है, इसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता है। खाली अतीत में चले जाइए, अतीत में गौरव कर लीजिए, प्राउड कर लीजिए, और हो गया आपका काम खत्म। तो ये गौरव और प्राउड होने की जो परंपरा है ये बुरी नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग वर्तमान की समस्याओं से दिमाग हटाने के लिए किया जाए ये बुरा है। अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि भारत में इस समय 1338 यूनिवर्सिटीज हैं। 12-13 लाख लोगों पे एक यूनिवर्सिटी है, 146 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से। वही आप अमेरिका में जाएंगे तो 5300 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, 62,000 पॉपुलेशन पे एक यूनिवर्सिटी है। चाइना में 4.7 लाख पॉपुलेशन पे एक यूनिवर्सिटी है, 3000 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं। तो भारत में कितनी कमी है। हर साल आप देखेंगे कि अमेरिका रिसर्च पेपर देता है लगभग 6,31,000 के आसपास। चीन ने 2018 में ही अमेरिका को पीछे कर दिया था। 9,47,000 रिसर्च पेपर आते हैं।
और भारत में आज भी 2,43,000 रिसर्च पेपर आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। तो अगर हम इस ढांचे को देखें, हमारी एक क्यूएस रैंकिंग होती है वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज की, तो उस रैंकिंग में भी हमारी स्थिति बहुत खराब है। इस रैंकिंग की स्थिति यह है, क्यूएस रैंकिंग की स्थिति यह है कि हम टॉप 200 में खाली 3 यूनिवर्सिटी हमारे जिम्मे है, और वो क्या है, ये क्यूएस रैंकिंग कहते हैं उसको। और खाली दिल्ली आईआईटी 1, 2, 3 पे है, 130 पे 123वें पे दिल्ली आईआईटी, 130 पे आईआईटी बॉम्बे और 180 पे है आईआईटी मद्रास। इस क्यूएस रैंकिंग में टोटल 1500 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाई गई है, और ये लिस्ट लगभग 100 प्लेसेस माने वर्ल्ड के 100 प्लेसेस से ली गई है। और इसमें खाली 54 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की आउट ऑफ 1500, और 3 यूनिवर्सिटी टॉप 200 में है। अब आप कहेंगे कि जी 2014 में तो बहुत अच्छी स्थिति होगी, 2014 में तो और खराब स्थिति थी, खाली 11 ही यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में थे। तो ये मत कहिए कि 2014 के पहले बड़ा अच्छी स्थिति थी। हमने शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 28.4 है, 100 में से 28 बच्चे ही एनरोल हो रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। वर्ल्ड में इसका एवरेज 40 से 45 है। डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका जैसे, नॉर्डिक कंट्रीज जो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन है, यहां पे 80, 85, 90% है। तो हम कितने पीछे हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की खराब है, रिसर्च पेपर में भी फिसड्डी है। आप देखेंगे कि जरा हेल्थ की क्राइटेरिया देख लीजिए। टोटल कह रहे हैं कि 3.21 लाख हॉस्पिटल्स हैं भारत के अंदर में, और हालत ये है कि खाली 70,000 ही रजिस्टर्ड हैं। भगवान भरोसे चल रहा है मामला। और इस रजिस्टर्ड में भी 13,500 से की मतलब 1000 ये गवर्नमेंट वाले हैं, और 9,500 ये प्राइवेट वाले हैं। और टोटल ये 70,000 में 63% तो प्राइवेट ही है। तो ये समझिए कि पूरा दारोमदार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। हेल्थ के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। भारत में 67% लोग गरीब हो जाते हैं खाली हेल्थ खर्चों की वजह से। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में हालत ये है, परिवहन के अंदर में, कि लगभग 1.75 लाख लोग हर साल एक्सीडेंटल डेथ में मारे जाते हैं। इसमें ज्यादातर यूथ होते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गडकरी जी कह रहे थे कि हमने अपनी व्यवस्था क्या कर दी है, यूएस जैसे रोड बना दिए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? रोड की डिफॉल्ट के कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। इवन ऑड इस तरीके से रोड बने हुए हैं तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। आरटीओ के रूल्स सही से नहीं होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लोग फर्जी तरीके से ले लेते हैं, और मेडिकल हेल्प की व्यवस्था नहीं है। हाईवेज के ऊपर दूर दूर तक कहीं कोई मेडिकल हेल्प नहीं है, कोई मेडिकल एम्बुलेंसेज नहीं है। और इस हालात में लोग कह रहे हैं कि हमने यूएस बना दिया है। आज हमारे बड़े बड़े शहर, चेन्नई, मुंबई, जितने इस तरीके के शहर हैं, दिल्ली, वो बरसात हो जाती है, पुल खुल जाती है, वेनिस बन जाते हैं। और हम कह रहे हैं कि हमने तो अतीत में ही, आप कुछ लोग उदाहरण देंगे कि हड़प्पा काल में तो हमने सैनिटेशन को बना ही लिया था, अब क्यों स्वच्छता की जरूरत है? भारत में ओवरऑल सैनिटेशन का एक बहुत हास्यास्पद मसला है। गांधी जी ने तो कहा ही था कि स्वच्छता आंदोलन चलाइए भारत में, लेकिन हम कितने गंभीर हैं कि खाली मिशन चलते रहते हैं। कोई पूछने नहीं जाता कि ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का कैंपेन क्या हुआ, इसके बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता कि इसका रिजल्ट क्या निकला। स्वच्छ भारत अभियान का रिजल्ट क्या निकला? सांसद ग्राम योजना का रिजल्ट क्या निकला? मुद्रा योजना का रिजल्ट क्या निकला? खाली योजनाएं शुरू करते रहिए, ट्रेनें चलाते रहिए और समझिए कि विकास हो गया। तो ये सब फालतू की बातें बंद करके हमें यह सोचना होगा कि अब कृषि की बात, कृषि मंत्री को यह सोचना चाहिए कि इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश जो छोटे देश हैं कैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। किसानों की आय दुगनी 2022 में ही हो रही थी, अभी तक क्या हालात है? 60% हमारी आबादी आज भी लगभग किसानों के ऊपर निर्भर है, उसको कैसे बढ़ाएं?
कैसे ठीक करें, उनको आय के कैसे साधन विकसित करें। किसान तो गरीब होता जा रहा है, उसको खाद नहीं मिल रहा है, लोन नहीं मिल रहा है, बैंकों से लोन मिलता है आसानी से तो वो कर्ज के जाल में फंसते हैं, सुसाइड कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका अगला जनरेशन कृषि में जाए। तो अब जब प्रोडक्ट होंगे ही नहीं तो जितना भी कमाओगे कम पड़ जाएगा, 5,000 रुपए किलो आटा मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में खाली कॉरपोरेट्स के टैक्सेस कम हो रहे हैं, आंकड़े देखिए, और आम लोग अधिक टैक्स दे रहे हैं। योजनाओं पे योजनाएं चल रही हैं। अब कुछ लोग शिगुफा छेड़ रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है तो अब हम अमेरिका का बाइकआउट करेंगे। कितना इम्प्रैक्टिकल बात है। अमेरिका से आप $212 बिलियन का ट्रेड करते हैं, $47 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स से लेके, टेक्सटाइल से लेके, जेम्स एंड ज्वेलरीज से लेके, जो फार्मास्यूटिकल्स है उससे लेके, केमिकल से लेके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेके, लाखों लोग उसके बिजनेस पर निर्भर हैं। तो अमेरिका के खाली टैरिफ बढ़ा देने से यह हालत हो गई है कि 4-5 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। चीन और रूस के साथ हम खुद व्यापार घाटे में हैं। तो अमेरिका का बाइकआउट करने से होगा कि देश की व्यवस्था को बेहतर बनाने से होगा। आपको फर्जी यह संदेश दिया जा रहा है कि चीन के साथ हम बहुत बढ़िया संबंध बना लेंगे। आज तक बना है। चीन कभी भी भारत का दोस्त नहीं हो सकता है और रूस की इतनी हालत ही नहीं है कि वो हमारा सपोर्ट कर पाए। अब रूस एक सबऑर्डिनेट हो गया है चीन का। तो ये खाली दिखावे की बातें हो रही हैं, ओरिजिनल काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2014 के पहले स्वर्ण युग था। आखिर अगर एक ही पार्टी 55-60 साल तक देश में रही तो उसने क्या किया? कौन सा उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए, भ्रष्टाचार छोड़ के। तभी तो अन्ना मूवमेंट चला था ना। देश में रोज भ्रष्टाचार के मामले आ रहे थे, आरटीआई दायर हो रहा था। अब लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो फिर से उसी स्टेट में चले जाएं तो फिर भ्रष्टाचार शुरू। अभी बने रहे तो लोकतंत्र खत्म। किधर जाए आम जनता, उसका तो कुछ भला नहीं हो रहा है। ऊपर से लोग कह रहे हैं कि अतीत का स्वर्ण युग अलग ही था। पुष्पक विमान चलते थे, ब्रह्मास्त्र चलता था, हमारे यहां सर्जरी हो जाती थी, पहले ही हम अंतरिक्ष में घूमते थे। धार्मिक आस्था होना अधिक बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं भी हूं, आप भी होंगे। लेकिन जब धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए होने लगे, जेन्युइन सवालों को दबाने के लिए होने लगे, तो यह ठीक नहीं है। जब बड़े पदों पे बैठे लोग जो संवैधानिक संस्थाओं पे हैं, एमपी एमएलए भी एक संवैधानिक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। वो मेंबर है ना विधानसभा के, विधान परिषद के, संसद के, और मंत्री तो हैं ही। तो उनको जिम्मेदाराना वक्तव्य देना चाहिए। आज जो हम बड़ा प्राउड होके कहते हैं कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई पेप्सिको की, ये सब भारतीय हैं, कल्पना चावला। तो जब हम ये प्राउड होके बोलते हैं तो वो विज्ञान की बदौलत हैं, वो इसी पढ़ाई की बदौलत हैं, जिस पढ़ाई को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी मानते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो विज्ञान हमें वो ताकत देता है जिससे हम आत्म उत्थान कर पाए। और धर्म क्या हमें सिखाता है कि हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कैसे उपयोगी हो पाए, अपने जीवन को बेहतर बना पाए। तो धर्म भी जरूरी है, विज्ञान भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हमें समझना पड़ेगा और ये सब फालतू की बातें छोड़ के हमें वास्तविक बात करनी होगी। जनता की मूल समस्याओं का निराकरण करना होगा। देश को एक तरीके से दुनिया के लेवल पे कंपीट कराने के लिए और वास्तव में देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, ग्लोबल पावर बनाने के लिए हमें वास्तविक काम करना होगा। खाली ये बोल देने से कि हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। विश्व गुरु बनने के लिए मेहनत भी करनी होगी और ग्राउंड रियलिटी में देखना होगा। आपको क्या लग रहा है कि ये बातें ठीक हैं, इस तरीके के वक्तव्य ठीक हैं या गलत हैं? हमें विज्ञान को और धर्म, आस्था, इसको अलग अलग करके देखना चाहिए। हमें धर्म भी जानना चाहिए, हमें धार्मिक भी होना चाहिए, लेकिन कट्टरता से बचना चाहिए। हमें संविधान भी जानना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए, सरकार से सवाल भी पूछना चाहिए, जिससे कि देश का ओवरऑल भला हो पाए और हम लोगों का भला हो पाए, खाली कुछ लोगों का नहीं। आपको क्या लगता है, ये चर्चा कैसी लगी? अगर पसंद आई है
तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस तरीके की चर्चाएं क्या मूल सवाल से भटकाने की कोशिश है क्या, जो जनता अपनी बेहतरी के लिए पूछ रही है, जो सुविधाएं चाहती है। आज भी 2026 में बिजली चली जाती है तो बिजली विभाग के कर्मचारियों को आम जनता जाके पीट दे रही है। यूपी में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। इस युग में हम रहना चाहते हैं क्या? तो ये एक बड़ा सवाल है कि हम मूल मुद्दों के ऊपर काम करें कि ऐसे बरगलाने वाले मुद्दों के ऊपर काम करें और अतीत छोड़ के हम वर्तमान में जिएं तो ज्यादा बेहतर है। अपने विचार जरूर रखिएगा और मिलते हैं इसी तरीके किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।